योगी आदित्यनाथ और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने गोरखपुर में दूरदर्शन केंद्र के अर्थ स्टेशन और प्रदेश में नानपारा, गदनिया और इटावा में एफएम रेडियो स्टेशन का किया उद्घाटन। 11 तारीख से दूरदर्शन पर भोजपुरी में 1 घंटे के कार्यक्रम का होगा प्रसारण। मुख्यमंत्री ने कहा, गोरखपुर अर्थ स्टेशन से न केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश बल्कि बिहार और नेपाल की एक बड़ी आबादी भी होगी लाभान्वित। प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने बताया कि देश की सबसे बड़े परियोजनाओं में से एक सरयू नहर परियोजना हुई पूर्ण। योगी सरकार ने इस परियोजना पर 9,802 करोड़ रुपए किए खर्च। और बाराबंकी के पांडवकालीन लोधेश्वर महादेव के प्रांगण में महादेवा महोत्सव का किया गया आयोजन। जिलाधिकारी ने मेले का किया शुभारंभ। नमस्कार, मैं हूं अनिल और अब इस बुलेटिन के समाचार विस्तार से। गोरखपुर में दूरदर्शन केंद्र के अर्थ स्टेशन का उद्घाटन हुआ। खास बात यह है कि अब तक गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों के लिए निर्मित कार्यक्रमों को लखनऊ और दिल्ली भेजना पड़ता था, लेकिन अब सीधे यहां से उसे देश भर के अन्य केंद्रों से लिंक किया जा सकेगा। इसका सीधा फायदा स्थानीय लोगों के साथ साथ कलाकारों को भी होगा। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एक अर्थ स्टेशन सहित उत्तर प्रदेश के ही लखीमपुर, बहराइच और इटावा में बने एफएम रेडियो स्टेशन का उद्घाटन लोकार्पण किया। गोरखपुर में बना दूरदर्शन का अर्थ स्टेशन 7 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है और ये उत्तर प्रदेश का दूसरा अर्थ स्टेशन भी है, जिसकी बदौलत पूर्वांचल के स्थानीय कलाकारों सहित सीमावर्ती इलाकों तक सटीक और सही सूचनाएं पहुंचेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लंबे समय से की जा रही मांग पूरी हो गई है। वहीं सूचना प्रसारण मंत्री ने कहा कि भोजपुरी भाषा में 11 दिसंबर से 1 घंटे का कार्यक्रम भोजपुरी में गोरखपुर से शुरू होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सटीक खबरों में दूरदर्शन की विश्वसनीयता सबसे ऊपर है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के 37 वर्षों के इंतजार को दूर करते हुए आज इस अर्थ स्टेशन को राष्ट्र को समर्पित किया है। इससे न केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश बल्कि बिहार का एक बड़ा भूभाग और नेपाल की भी एक बड़ी आबादी लाभान्वित होगी और सीमावर्ती क्षेत्रों में जहां कहीं थोड़ी हलचल होती है, दुष्प्रचार, भारत विरोधी गतिविधियों में जो लोग संलिप्त होते हैं, उन लोगों के द्वारा जो दुष्प्रचार किया जाता है, उस दुष्प्रचार को रोकने में यह दूरदर्शन केंद्र बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। इस अर्थ स्टेशन के माध्यम से जो प्राइवेट चैनल्स हैं उनके अंदर एक होड़ होती है, कौन ज्यादा दिखाए, कौन कितनी तेजी से क्या दिखाए। कई जगह थोड़ा ज्यादा मिर्च मसाला लगाकर भी, चटपटा करके भी उसको परोसा जाता है, खबर ब्रेकिंग न्यूज जल्दी हो जाती है। लेकिन दूरदर्शन का प्लेटफॉर्म एक ऐसा है जहां पर आप ये कह सकते हो कि अगर खबर दूरदर्शन पर चली है तो ये बिल्कुल सत्य खबर है। ये बिल्कुल, इससे कोई आपको इधर उधर संकोच करने की बात नहीं है। गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम से ही बटन दबाकर एफएम रिले केंद्र इटावा, लखीमपुर, गदानिया, बहराइच, नानपारा एफएम स्टेशन की शुरुआत की गई। ये एफएम स्टेशन 25 करोड़ की लागत से तैयार किए गए हैं। सूचना प्रसारण मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ योगी जी की इच्छा के मुताबिक महाराजगंज, सुल्तानपुर, रामपुर में 3 एफएम सेंटर को जल्द ही शुरू किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने योगी आदित्यनाथ के सुशासन की प्रशंसा की और कहा कि अब प्रदेश में गुंडा राज नहीं है और प्रदेश निवेश और रोजगार में तेजी से आगे बढ़ रहा है। योगी जी की सरकार आने के बाद अगर यहां से पलायन किसी का हुआ है तो गुंडा राज का हुआ है मेरे भाई और बहनों। और जिनका गुंडा राज के समय जब आम जनता का पलायन होता था उनको वापस आने का मौका मिला है। और केवल वो वापस नहीं आए, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में निवेश वापस आना शुरू हुआ है। जो 17वें नंबर पर उत्तर प्रदेश था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, आज देश में दूसरे नंबर पर आकर खड़ा हो गया है मेरे भाई और बहन। सांसद रवि किशन ने कहा कि गोरखपुर अर्थ स्टेशन से जहां 5 करोड़ लोगों को स्थानीय भाषा, भोजपुरी और लोक कलाओं को एक बड़ा मंच मिलेगा। आजादी का अमृत महोत्सव हम लोग 75 साल का मना रहे हैं और सारे कलाकार सुन लो, तैयार रहो। महाराज जी ने आदेश दिया है, गोरखपुर महोत्सव के साथ 1800 कलाकार आ रहे हैं। समस्त भारत से यहाँ नाट्य कुंभ होगा, कलाकारों को जीवित किया जाएगा एक नए रोजगार के लिए।
आज भी ये दूरदर्शन और आकाशवाणी का ये जो विस्तारीकरण हुआ है, कितनों को रोजगार मिलेगा। दूरदर्शन महानिदेशक मयंक अग्रवाल ने इस मौके पर कहा कि अर्थ स्टेशन का संचालन देश तक स्थानीय कलाओं का प्रसार करेगा। वहीं आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक ने कहा कि एफएम के संचालन से लोगों तक मनोरंजक कार्यक्रम भी आसानी से पहुंचेंगे। इस अर्थ स्टेशन के चालू होने से सर सर्वप्रथम मैं कहना चाहूंगा कि मेरे दूरदर्शन के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनके चेहरों पर सर एक प्रफुल्लता आ गई है सर, और अब वे तत्पर हैं पूरे जोश और उत्साह के साथ इस क्षेत्र की कला संस्कृति पर नए कार्यक्रम पूरे देश तक पहुंचाने के लिए। टेक्नोलॉजी में बदलाव आने से कारण ट्रांजिस्टर रेडियो कम दिख रहा है, मगर मोबाइल फोन हर व्यक्ति के पास है, और जो लोग कार में सफर करते हैं और साथ मोबाइल लेकर चलते हैं, इन सब लोगों तक आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनने के लिए एफएम स्टेशन की जरूरी है। आकाशवाणी और दूरदर्शन अपनी स्थापना के बाद से ही लोक प्रसारक के रूप में लोगों तक सूचनाएं, समाचार पहुंचाने के साथ ही साथ शैक्षणिक कार्यक्रम भी पहुंचाने का काम करते रहे हैं। वहीं सांस्कृतिक विकास में भी अहम भूमिका रही है। सूचना क्रांति के इस युग में अर्थ स्टेशन और एफएम रेडियो का जाल आम लोगों तक अत्याधुनिक सुविधाओं के विस्तार सरीखा ही है। गोरखपुर से रामेंद्र सिंह, शैलेंद्र मिश्र, अजय विक्रम सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने वर्चुअल माध्यम से भारत नेपाल बॉर्डर पर जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील पलिया कला के गदनिया में आकाशवाणी के एफएम रेडियो स्टेशन का शुभारंभ किया। विधायक रोमी साहनी ने भी स्थानीय रूप से एफएम रेडियो का शुभारंभ किया। इस अवसर पर एसएसबी जवानों सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक भी मौजूद रहे। एफएम रेडियो के शुरू हो जाने से स्थानीय नागरिकों में खुशी है। लोगों ने कहा कि रेडियो चैनल आने से लोगों को तमाम जानकारियां हासिल होने के साथ मनोरंजन के कार्यक्रम सुनने को मिलेंगे। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एवं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जी के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश में बहराइच, गोरखपुर और पलिया मेरी विधानसभा के गदनिया में एफएम रेडियो स्टेशन का उद्घाटन हो रहा है। अब छोटी छोटी जगह जहां कभी कल्पना नहीं की जाती थी, वहां भी एफएम ने आज प्रवेश किया है। ये सब इन्हीं दोनों की मेहरबानी से हमको ये खुशहाली, ये खुशी का दिन प्राप्त हुआ है। जो हमारे वहाँ जो है यहाँ रेडियो चैनल की ओपनिंग हुई है, इससे जो है हमारे ग्रामीणों को जो है लाभ मिलेगा, और जो है ग्रामीणों को जो है सारी जानकारियों के साथ साथ जैसे किसानों को जो है जानकारी मिलेगी उस चीज़ का जो है, और बाकी सभी ग्रामवासियों को यहाँ पे जो है मनोरंजन अच्छा मिलेगा, देश विदेश की खबरें मिलेंगी। यहाँ जो टावर लगा हुआ है, इससे इस क्षेत्र में देखा गया है कि कृषि के क्षेत्र में बहुत लोग पिछड़े हुए हैं, उन्हें सही जानकारी ही नहीं मिल पाती है, या खेत के विषय में ये जानकारी कौन सी खाद हमें डालनी है, कौन सी अनाज पैदा डालना है। इससे क्या है, हमें किसानों को भी जागरूकता मिलेगी और उससे क्या है उत्पादन क्षेत्र में भी बढ़ोतरी होगी। उसी के साथ हमारे यहाँ पर विद्यालय भी है जिसमें बच्चों को उचित जानकारी और सही जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती है। अगर हमारे ये सूचना के द्वारा कुछ जानकारी कहीं पे या कोई प्रोग्राम किया जा रहा है तो उससे हमारे बच्चे भी जानेंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ आगे बढ़ेंगे। बहराइच के इंडो नेपाल बॉर्डर स्थित अगैया के एसएसबी बेस कैंप 59वीं बटालियन प्रांगण में नवस्थापित एफएम रेडियो स्टेशन का भी कल शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने गोरखपुर से वर्चुअल लोकार्पण कर एफएम रेडियो स्टेशन को जनता को समर्पित किया। लोकार्पण समारोह में बहराइच सांसद अक्षय बरलाल गौड़ और बटालियन कमांडेंट तपन दास, उनके साथ डिप्टी कमांडेंट शैलेश सहित कैंप के जवान और अधिकारी मौजूद रहे। बॉर्डर पर स्थापित इस एफएम रेडियो स्टेशन से हजारों ग्रामीणों को मनोरंजन के बेहतर साधन उपलब्ध होंगे। तो ये प्रोजेक्ट 2019 में यहाँ बिल्डिंग बनना शुरू हुआ और इसका टावर 100 फीट ऊंचाई जो है इस टावर का है और ये प्रोग्राम 80 किलोमीटर तक जाएगा। और वैसे 120 किलोमीटर जब ये मेरा पूरा फुल फ्लेज जो है ये टावर बन जाएगा तो 120 किलोमीटर तक जाएगी।
दूसरी बात कि ये इंडो नेपाल बॉर्डर पे हमारे प्रधानमंत्री का लक्ष्य था कि इंडो नेपाल बॉर्डर पे एफएम रेडियो स्टेशन, तो 2 रेडियो स्टेशन का जो है सेंक्शन हुआ 12वीं प्लान के अंदर, जिसमें गदनिया एंड नानपारा। हमारे मुख्यमंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर, जो खेल मंत्री भी हैं, उनके द्वारा गोरखपुर भू उपग्रह केंद्र का भी वहाँ से उद्घाटन हो रहा है और इटावा 10 किलोवाट रेडियो स्टेशन का उद्घाटन होने जा रहा है। इस रेडियो स्टेशन के उद्घाटन का जो लाभ है हमारे क्षेत्र की जनता को मिलेगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी 120 किलोमीटर तक काम करेगी। हमारे जो लोकल के लोग हैं, जो थारू जनजाति हैं, जो यहाँ पर गांव में रहने वाले अच्छे कलाकार हैं, जो अच्छे लोक गायक हैं, उनका भी उत्साह वर्धन होगा। हमारे बच्चे भी आने वाले दिनों में इस रेडियो स्टेशन के माध्यम से अपना प्रोग्राम दे सकते हैं। इच्छित मांग थी माननीय सांसद जी ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको पूरा किया है। एफएम के माध्यम से हम जहाँ पर कृषि और अन्य मनोरंजन के साधनों का प्रयोग कर पाएंगे। बहुत अच्छी इसमें आवाज़ होती है, तो जिससे हमारे जो वाहन चालक हैं वो भी लाभ उठाएंगे। और इसके अलावा घर में भी सुबह प्रातःकाल भजन बजता है, बहुत अच्छा। ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी सुविधा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सरकार को। इटावा जनपद में भी एफएम रेडियो स्टेशन का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने वर्चुअल माध्यम से किया। सदर विधायक सरिता भदौरिया ने स्थानीय रूप से एफएम रेडियो का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि ये सेवा जनपद वासियों को सरकार की तरफ से बहुत बड़ा उपहार है। इस सेवा के शुरू होने से स्थानीय कलाकारों को अपनी कला को प्रदर्शित करने के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया है। जनपद में एफएम रेडियो की सेवाएं सुबह 6 बजे से रात के 11 बजे तक जनता के लिए उपलब्ध होंगी। शुरुआत में 20-25 किलोमीटर की परिधि में संगीत का आनंद ले सकते हैं। शीघ्र ही इस सेवा का आनंद 80 किलोमीटर की परिधि में जनता को मिलेगा, जिसके बाद इटावा और रैया में भी मिल सकेगी। रेडियो सेंटरों का उद्घाटन किया और मुझे प्रसन्नता है कि इटावा की जनता के लिए बहुत अच्छी सुविधा दूरदर्शन केंद्र से, आकाशवाणी केंद्र से एफएम रेडियो जो आज यहाँ पर स्टार्ट किया गया, बहुत प्रसन्नता है। बहुत अच्छा एक कार्यक्रम, एक अच्छी शुरुआत इटावा की धरती पर हुई है। बहुत ही अच्छी बात है कि इटावा में एफएम आ गया है, क्योंकि बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि हम ऐसे सॉन्ग्स सुनना चाहते हैं जो हमें नॉर्मली नहीं मिलते, और एफएम में बैक टू बैक जो सॉन्ग्स आते हैं वो आप रैंडमली नहीं चला सकते हैं, आपके दिमाग में नहीं आएंगे। तो एक बहुत बड़ी चीज़ है कि इटावा में एफएम आ गया। धीरे धीरे इटावा डेवलपिंग है, तो एक और कह सकूँगी कि एक फेदर ऑफ द इन अ कैप एक और एड ऑन हो गया है। गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 7 दिसंबर को खाद कारखाने का उद्घाटन किया जाएगा, जिसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर खाद कारखाना के फर्टिलाइजर ग्राउंड पहुंचे, जहां पर उन्होंने अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया एवं जरूरी दिशा निर्देश दिए। गोरखपुर में बंद पड़े खाद कारखाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 जुलाई 2016 को शिलान्यास किया गया था। इस खाद कारखाने के बनने में 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश हुआ है। जापान की टोयो कंपनी द्वारा ये खाद कारखाना बनाया गया है। इस खाद कारखाने से प्रतिवर्ष 13 लाख मीट्रिक टन जबकि प्रतिदिन 3,850 मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन होगा। इस खाद कारखाने के शुरू हो जाने से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और इस क्षेत्र का विकास होगा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल जनपद कौशाम्बी में उत्तर मध्य रेलवे के नवनिर्मित रेल ऊपरगामी सेतु का लोकार्पण किया। इस रेल ऊपरगामी सेतु का नामकरण महाराजा बिजली पासी के नाम पर किया गया है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सभी जन कल्याणकारी योजनाओं से आम जन को लाभान्वित करने का लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि जनपद में स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने का कार्य निरंतर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनपद में प्रस्तावित निर्माण कार्यों का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ हो जाएगा। सभी परियोजनाओं के पूर्ण हो जाने से मां शीतला देवी के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को भी सुगमता होगी तथा श्रद्धालुओं की संख्या और अधिक बढ़ेगी। हमारे लिए अत्यधिक खुशी की बात पहली तो ये रहती है कि विकास की दृष्टि से चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे गरीबों के लिए घर की बात हो,
चाहे गरीबों के लिए अन्य गरीब कल्याण की योजनाएं उनके लाभ पहुंचाने का मामला हो, या तो लगातार जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में शपथ लिया है, लगातार प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि केंद्र में भी जब हमारी सरकार है और प्रदेश में भी हमारी सरकार है, तो ऐसे समय में मैं यह मानता हूं कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा समर्थन 2014 के लोकसभा चुनाव से ही नहीं, मैं कहूं कि 2012 के विधानसभा चुनाव से, सिराथू विधानसभा से जो विजय यात्रा प्रारंभ हुई, पूरा भरोसा है मुझे कि न विजय यात्रा रुकी है और न आप सबके भरोसे मैं कह सकता हूं, आप सब कार्यकर्ताओं की, यहाँ की जनता के भरोसे कि न विजय यात्रा रुकने पाएगी। आइए अपनी एक नजर डालते हैं डीडी न्यूज उत्तर प्रदेश के शुरू होने वाले खास प्रोग्राम के बारे में। गंगा के किनारे से जमुना के मझधारे तक, बनारस के घाट से मथुरा के पाट तक, जो तय करते हैं सिंहासन, उन तक पहुंचेंगे हम। बोलेंगे गलियां, बोलेंगे चौराहे, सबकी जुबानें, हर एक का मन। क्या बोले यूपी, देखिए मेरे साथ सिर्फ डीडी उत्तर प्रदेश पर। आगामी 11 दिसंबर को देवी पाटन मंडल के बलरामपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने गोंडा में पत्रकारों से वार्ता के दौरान कहा कि यह परियोजना 9 जिलों गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बस्ती, संत कबीरनगर, गोरखपुर, महाराजगंज और सिद्धार्थनगर की परियोजना है। इसमें 5 नदियां घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा, रोहिन जुड़ रही हैं। इस परियोजना से 9 जिलों के किसान लाभान्वित होंगे। पिछली सरकारों में यह परियोजना पूरी नहीं हो पाई थी, लेकिन अब केंद्र और प्रदेश की वर्तमान सरकार उसे पूरा करने जा रही है। उन्होंने कहा कि 11 दिसंबर को देवीपाटन मंडल के बलरामपुर में एक बृहद कार्यक्रम में भारत की सबसे बड़ी सरयू नहर परियोजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता और किसानों को समर्पित करेंगे। मोदी जब 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने भारत की सिंचाई विभाग से संबंधित सभी परियोजनाओं की एक समीक्षा किया और 99 परियोजनाएं ऐसी निकली जो बरसों से लंबित थी और उसी में से भारत की एक सबसे बड़ी परियोजना सरयू नहर परियोजना, जिसका शुभारंभ 71 और 72 में हुआ था, तब से लेकर के अब तक बहुत सारी सरकारें आई और चली गई, लेकिन परियोजना का कोई कार्य पूर्ण नहीं हो सका। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब इसकी समीक्षा किया और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जब 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करके एक बार इस परियोजना के लिए उन्होंने विशेष बैठक किया और करके 9,802 करोड़ रुपए इस परियोजना में खर्च करने के दिशा से सहमति बनी और उसके बाद जनवरी 2018 से युद्ध स्तर पर इस पर कार्य प्रारंभ हुआ और मुझको बताते हुए आज खुशी हो रही है कि भारत की सबसे बड़ी परियोजना सरयू नहर परियोजना को योगी सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आशीर्वाद से पूर्ण किया है। बाराबंकी जिले के लोधेश्वर महादेव की पुण्य भूमि पर लगने वाले अगहन मेला का शुभारंभ जिलाधिकारी डॉक्टर आदर्श सिंह ने किया। इस अवसर पर लोधेश्वर धाम के महंत आदित्य तिवारी ने विभिन्न वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उद्घाटन कार्यक्रम संपन्न कराया। जिलाधिकारी डॉक्टर आदर्श सिंह ने लोधेश्वर महादेव का जलाभिषेक कर उनकी आरती की। महादेवा के अगहनी मेले का अपना अलग महत्व है।
जिलाधिकारी ने बताया कि विगत 2 सालों से वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से इस तरह के महोत्सव का आयोजन नहीं किया जा रहा था। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक शरद अवस्थी सहित कई अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। आप सब जान रहे हैं कि विगत 2 वर्षों से कहीं ना कहीं इस प्रकार के सारे हमारे आयोजन हैं वो प्रभावित रहे हैं, जो विश्व की सबसे बड़ी महामारी रही है इसके कारण। उसी के दृष्टि से जो भी शासन के दिशा निर्देश होंगे उसके अनुक्रम में आगे की कार्रवाई की जाएगी। विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर रायबरेली में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों का वितरण किया गया। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं से दिव्यांगजनों को लाभान्वित करने के लिए चिन्हांकन शिविर का भी आयोजन किया गया। मुख्य विकास अधिकारी प्रभास कुमार ने बताया कि दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ व्यापक रूप से पात्रों को दिया जा रहा है। इससे दिव्यांगों का जीवन सरल हो सकेगा। सहायक उपकरण प्राप्त होने पर दिव्यांगजनों ने सरकार के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। यहाँ पर करीब 35 लोगों को जो है ट्राईसाइकिल दिया गया है, 5 लोगों को जो है हियरिंग एड डिवाइस दी गई है, साथ ही 3 नेत्रहीन लोगों को जो है वॉकिंग स्टिक दी गई है। सर राम निहोर यादव जो इस विकलांग विकास भवन में आए हुए हैं साइकिल के लिए, जो ट्राईसाइकिल आज वितरित हो रही हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सरकार को भी। और हमें बहुत ही सुविधाएं हैं जिससे मैं आने जाने के लिए सुविधा है। साइकिल मिलने से यह है कि हम अपने मित्रों से आसपास इधर उधर घूम भी सकते हैं, मित्रों से मिल भी सकते हैं। यही भी बहुत बहुत धन्यवाद। साइकिल से हमको कहीं जाना पड़ रहा है तो दिक्कत होती थी, अब दिक्कत नहीं होगी। कहीं भी जाना है, रायबरेली भी, कहीं बाजार हाट नहीं, घर से बाहर कहीं जाना है तो उससे हमको बहुत फायदा हो रहा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार पूर्वांचल क्षेत्र पर समुचित ध्यान दे रही है, जिससे मिर्जापुर जिले में भी तेजी से विकास हुआ है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पूर्वांचल क्षेत्र को प्राथमिकता दी है। इससे मिर्जापुर जिले में भी तेजी से विकास हुआ है। विंध्यवासिनी मंदिर और अपने कालीन उद्योग के काम के लिए मशहूर इस जिले को तेजी से हो रहे विकास कार्यों के कारण वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान मिली है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने मिर्जापुर को एक नए राजकीय मेडिकल कॉलेज की सौगात भी दी है। बाणसागर बांध समेत लगभग 4000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण या शिलान्यास किया गया है। 4000 करोड़ रुपए सिंचाई, स्वास्थ्य और सुगम आवागमन से जुड़ी ये योजनाएं इस क्षेत्र के सामान्य मानवी के जीवन में सुखद परिवर्तन लाने वाली है। प्रधानमंत्री आवास शहरी में मिर्जापुर को देश में पहला स्थान मिला है। मिर्जापुर में इस योजना के तहत 33,857 आवास बनाए जा चुके हैं। जिले में करीबन 3 लाख से अधिक शौचालय बनाए गए हैं, जो स्वयं सहायता समूह संभाल रहे हैं। बिजली, पानी, शिक्षा जैसी आम जरूरतों पर सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया है। पंचायती राज विभाग की तरफ से जनपद मिर्जापुर में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के तहत अब तक 2,87,902 शौचालयों का निर्माण कराया गया है, जो ये व्यक्तिगत लाभार्थियों के शौचालय हैं।
इनका प्रयोग भी हो रहा है। इसके अतिरिक्त फेज 2 में 15,508 का और लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रथम किस्त के रूप में सभी को 6,000 की दर से धनराशि दे दी गई है और उनका निर्माण कार्य शीघ्रता के साथ किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने 2018 में यहां देश के सबसे बड़े सोलर प्लांट का लोकार्पण किया। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 330 करोड़ की लागत से विंध्याचल कॉरिडोर का शिलान्यास किया गया है, जिससे श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जा सके। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन मार्च माह में भी इस जनपद में हुआ था। देश के सबसे बड़े सोलर प्लांट का लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मार्च महीने में फ्रांस के राष्ट्रपति को अपने साथ ला करके इस जनपद को वैश्विक रूप से एक नया स्थान दिलाने का कार्य किया था। नवीनतम और आधुनिक तकनीक से सुसज्जित बाण सागर परियोजना से 70,000 से अधिक किसानों के जीवन में बदलाव आया है। चुनार ब्रिज प्रोजेक्ट और बिलवान ब्रिज प्रोजेक्ट से भी इस जिले को चौतरफा विकास मिल रहा है। मिर्जापुर की पहचान अब अलग है। ये पहचान है खुशहाली की और विकास की। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज, उत्तर प्रदेश। प्रदेश के पुलिस थानों में कस्टोडियल डेथ के बढ़ते मामलों और मानवाधिकार के संदर्भ में थानों पर सीसीटीवी के माध्यम से 24 घंटे नजर रखी जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार ने 300 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों पुलिस समेत सभी जांच एजेंसियों के कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरों को लगाने का आदेश दिया था। क्या इसके बाद पुलिस की कार्यशैली में बदलाव आएगा? आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। थानों में अभियुक्तों या आरोपियों की संदिग्ध परिस्थिति में होने वाली मौतों को लेकर देश की सर्वोच्च न्यायालय ने साल 2020 में पुलिस स्टेशनों में पुलिस कर्मियों और पुलिस अधिकारियों के व्यवहार पर निगाह रखने के लिए सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के आदेश दिया था। सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश के अनुपालन में प्रदेश सरकार ने कैबिनेट में सभी थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के लिए 300 करोड़ का बजट मंजूर किया गया है। पुलिस कर्मियों के व्यवहार में सुधार की दृष्टि से इस महत्वपूर्ण परियोजना को प्रदेश कैबिनेट ने मंजूर किया है। इस परियोजना के तहत प्रत्येक थाने में 12 से 15 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसमें थाने के प्रवेश द्वार, हवालात, पूछताछ कक्ष, थानेदार और मुंशी सहित सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर कैमरा लगाया जाएगा। साथ ही इस बात को भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी कैमरे सदैव चालू हालात में रहें। सरकार के इस फैसले के पीछे हालिया एनसीआरबी की रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया है कि 20 साल के भीतर 1888 लोगों की पुलिस अभिरक्षा में मौत हो चुकी है। एनसीआरबी की वार्षिक अपराध की 2001 से साल 2020 तक इन 1888 मौतों को लेकर पुलिस कर्मियों के विरुद्ध 893 मामले दर्ज किए गए और 358 पुलिस कर्मियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। हालांकि अब तक सिर्फ 26 पुलिस कर्मियों को ही दोषी करार किया गया है। साल 2006 में ही पुलिस अभिरक्षा में 11 मामले सामने आए, जिनमें उत्तर प्रदेश से जुड़े 7 मामले थे। फिलहाल प्रदेश सरकार का ये फैसला अभिरक्षा में अभियुक्तों और दोषियों को भी मानवाधिकार संरक्षण प्रदान करेगा, जो उनका संवैधानिक अधिकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज, उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने गोरखपुर में दूरदर्शन केंद्र के अर्थ स्टेशन और प्रदेश में नानपारा, गदनिया और इटावा में एफएम रेडियो स्टेशन का किया उद्घाटन। 11 तारीख से दूरदर्शन पर भोजपुरी में 1 घंटे के कार्यक्रम का होगा प्रसारण। मुख्यमंत्री ने कहा, गोरखपुर अर्थ स्टेशन से न केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश बल्कि बिहार और नेपाल की एक बड़ी आबादी भी होगी लाभान्वित।
प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने बताया कि देश की सबसे बड़े परियोजनाओं में से एक सरयू नहर परियोजना हुई पूर्ण। योगी सरकार ने इस परियोजना पर 9,802 करोड़ रुपए किए खर्च। और बाराबंकी के पांडवकालीन लोधेश्वर महादेव के प्रांगण में महादेवा महोत्सव का किया गया आयोजन। जिलाधिकारी ने मेले का किया शुभारंभ। समाचारों में तो फिलहाल इतना ही, लेकिन चलने से पहले वही जरूरी बात, कोरोना का नया वेरिएंट दस्तक दे रहा है। इससे घबराने की नहीं, सावधानी और सतर्कता बरतने की जरूरत है। मास्क पहनें, दूरी बनाए रखें, समय समय पर हाथ धोते रहें। अपना और अपने अपनों का बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।